नमस्कार, TV20 न्यूज में आपका स्वागत है। ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सोनी। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में। विवाहिता का फांसी से लटकता हुआ शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैली है। पूरा मामला थाना सदर बाजार के मई ताहरपुर का है, जहां विवाहिता नीतू अपने पति व सास के साथ रहती थी। बता दें कि नीतू की शादी 7 माह पूर्व ग्राम तलेड़ी में हुई थी और वर्तमान में विवाहिता नीतू थाना सदर बाजार क्षेत्र के मई ताहरपुर में अपने पति व सास के साथ रहती थी। परिजनों का आरोप है कि पिछले 7 माह से ही युवती के पति व युवती की सास द्वारा लगातार दहेज का दबाव बनाया जा रहा था, जिससे लड़की काफ़ी परेशान थी। जिसके चलते अब युवती के परिजनों ने युवती के पति व सास पर दहेज उत्पीड़न व हत्या का आरोप लगाते हुए दोनों के खिलाफ थाने में तहरीर देकर मुकदमा पंजीकृत करवाया है। जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना के बाद भी जो तथ्य सामने आएंगे उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। क्या कुछ कहा एसपी सिटी भटनागर सहारनपुर ने, आपको सुनवाते हैं। सर, थाना सदर बाजार में एक दहेज मृत्यु का मामला कुछ प्रकाश में आया है सर, उसके बारे में सर कुछ विस्तार से बताएं। देखिए, एक महिला है जिनकी 7 माह पूर्व इनका विवाह हुआ है। इनका मायका मानक मऊ थाना कुरुशेर का है और इनका विवाह ग्राम तलेड़ी थाना बड़गांव क्षेत्र में हुआ था और वर्तमान में अपनी ससुराल में अपने पति और सास के साथ में मई ताहरपुर, जो कि थाना सदर बाजार पड़ता है, वहाँ पे रह रही थी। आज सूचना मिली है कि इनका शव जो है जो फांसी पर लटका हुआ पाया गया था। इनको लेकर के ज़िला अस्पताल और उससे पहले जो है मेगा सिटी में लेकर के इनके परिजन गए, परंतु इनकी जान नहीं बच सकी। इनकी माताजी के द्वारा इनके पति और इनकी सास दोनों के विरुद्ध एक तहरीर दी गई है और कहा गया है कि 7 माह पूर्व इनकी शादी होने के बाद से इनको दहेज की प्रताड़ना हो रही थी और दहेज की प्रताड़ना के चलते ही जो है इन लोगों ने इनकी दहेज मृत्यु कारित करी है। इनकी तहरीर पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और जैसा कि आप जानते हैं कि इसमें पंचायतनामा की कार्रवाई जो है मजिस्ट्रेट साहब के द्वारा और पोस्टमार्टम पैनल के द्वारा इसमें करा जाएगा। उसकी कार्रवाई जारी है, अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। विवेचना से अभी जो बाकी तथ्य हैं उनका उद्घाटन होगा और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जिला मजिस्ट्रेट नगेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि दिनांक 29 मई 2020 को जनपद में नोवेल कोरोना संक्रमण के पूर्व प्रेषित सैंपल्स की जांच रिपोर्ट आने के उपरांत जनपद आजमगढ़ के राजस्व ग्राम कालेपुर तहसील मार्टिनगंज में 2 व्यक्ति, मजरा दक्षिण टोला राजस्व ग्राम कोदहरा मार्टिनगंज और मजरा बिपुनपुर राजस्व ग्राम कांकवाड़ तहसील सगड़ी में एक व्यक्ति के कोविड-19 से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्व ग्राम कालेपुर तहसील मार्टिनगंज, मजरा दक्षिण टोला राजस्व ग्राम कोदहरा तहसील मार्टिनगंज तथा मजरा बिपनपुर राजस्व ग्राम कांकवाड़ तहसील सगड़ी का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। लोगों की काउंसलिंग एवं उन्हें इस संबंध में जागरूक करना एवं इस हेतु संचार प्रबंधन के प्रभावी उपाय करना। कंटेनमेंट जोन में अत्यधिक सतर्कता बरती जाएगी तथा कड़े नियंत्रण लागू किए जाएंगे। इन क्षेत्रों के अंदर एवं बाहर किसी भी व्यक्ति, वाहन इत्यादि को आवागमन की अनुमति नहीं होगी, सिवाय ऐसी स्थिति के जो चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित हो। इस संबंध में भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। कोरोना के रोकथाम के लिए नगर पंचायत महाराजगंज चौकन्ना देख रही है। जिलाधिकारी आजमगढ़ के निर्देश के अनुपालन में अधिशासी अधिकारी महाराजगंज गुंजन कुमार अपने कर्मचारियों के साथ तत्पर रहे। उन्होंने बताया कि पूरे नगर में सुबह शाम 2 शिफ्टों में नगर की साफ सफाई का कार्य सफाई नायक की उपस्थिति में कराया जा रहा है, तो वहीं हर वार्डों में 2 सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं। साथ ही साथ पूरे नगर पंचायत के घरों में रहने वाले लोगों की स्क्रीनिंग कराई गई है, जिसमें 950 घरों के कुल 6735 लोगों की स्क्रीनिंग हुई है, जिसमें 22 अस्वस्थ मिले जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है। तो वही प्रवासी मजदूरों की लिस्ट को रोज अपडेट करते हुए उनको होम क्वारंटाइन भी करने की कार्रवाई का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। गुंजन कुमार अधिशासी अधिकारी से हमने बात की, क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। इससे नगर पंचायत महाराजगंज में प्रत्येक वार्ड में हम लोग हाइपोक्लोराइड ब्लीच के माध्यम से सैनिटाइज करवा रहे हैं। साथ ही साथ नगर पंचायत महाराजगंज में रोस्टर के अनुसार कर्मचारी काम कर रहे हैं। यहाँ 2 पालियों में काम कराया जा रहा है। प्रथम पाली में सफाई कर्मी झाड़ू लगाते हैं, कूड़ा उठाते हैं और सेकंड पालियों में नाली की सफाई करके और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करते हैं। तो
होम क्वारंटाइन संबंधित नगर पंचायत महाराजगंज में मुनादी करवाई जा रही है लगातार, और होम क्वारंटाइन के आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जा रहा है। साथ ही साथ नगर पंचायत महाराजगंज के प्रत्येक घरों में सैनिटाइजर और मास्क की उपलब्धता सुनिश्चित करवा दी गई है नगर पंचायत महाराजगंज की तरफ से। साथ ही साथ 1 मई 2020 से जो प्रवासी आ रहे हैं नगर पंचायत में, इनकी लगातार सूची अपडेट की जा रही है और होम क्वारंटाइन से संबंधित इनको कड़े निर्देश दिए जा रहे हैं। साथ ही साथ जिन घरों में पता लगता है कि कोई व्यक्ति होम क्वारंटाइन से संबंधित कड़ाई से उस होम क्वारंटाइन का पालन नहीं कर रहा है, इसको हम लोग उसको कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए उस घर में मैं 2-3 बार खुद जाके 2-3 कतिपय शिकायतें आई थी, उसका मैं परीक्षण किया और उनको होम क्वारंटाइन से संबंधित जो निर्देश है उसको पालन करने का मैंने निर्देश भी दिया। साथ ही साथ नगर पंचायत महाराजगंज के तरफ से प्रत्येक घरों का स्वास्थ्य परीक्षण करा लिया गया है। लगभग 950 घर के आगे यहाँ 6,735 व्यक्तियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और उसमें 22 लोग सर्दी जुकाम से और 5 लोग बुखार से पीड़ित थे, जिनको सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नगर पंचायत महाराजगंज में भेज के परीक्षण करा लिया गया, सभी स्वस्थ है। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ के मंडल अध्यक्ष वीरेंद्रनाथ मिश्र के नेतृत्व में आज मात्र 4 संगठन के मंडल पदाधिकारी ने हिंदी पत्रकारिता के दिवस के अवसर पर सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए आज जनपद के कुछ पत्रकार साथियों को सम्मानित किया गया। मंडल अध्यक्ष ने बताया कि इस समय कोरोना जैसी महामारी में पूरी दुनिया के पत्रकारों ने निस्वार्थ भाव से कड़ी मेहनत करके कोरोना बीमारी के बारे में लोगों को जागरूक किया और उसके बचाव का प्रचार प्रसार रात दिन कड़ी मेहनत करके किया है। तो उसके लिए संगठन हिंदी पत्रकारिता दिवस पर संगठन के मंडल संरक्षक राकेश पाठक, महामंत्री शहनवाज खान, जय हिंद यादव, मोहम्मद साजिद सादिक, मनोज कुमार पांडे, राजेश पाठक, अभिषेक उपाध्याय, प्रियम पाठक आदि लोगों के घरों पर जाकर उन्हें सम्मानित किया गया। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आरबीआई जर्नलिस्ट एसोसिएशन का आजमगढ़ मंडल इकाई के बड़े भाई राकेश पाठक जी, मंडल संरक्षक, मंडल महामंत्री शहनवाज भाई और प्रदेश महामंत्री सहारम फराही जी, मैं हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ। हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए मात्र 4 पत्रकार साथी आज हिंदी पत्रकारिता दिवस मना रहे हैं और इस रूप में कि हम लोग अपने पत्रकार साथियों के घर जा जाके इस कोरोना जैसी महामारी में उनको प्रमाण पत्र, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित करेंगे कि जहाँ पूरी दुनिया करोड़ों अरबों रुपया खर्च करके कोरोना महामारी से लड़ रही है, वहीं हमारा पत्रकार साथी निस्वार्थ भाव से बगैर एक पैसे का बगैर कोई संपादन के रात दिन कड़ी मेहनत करके पूरे दुनिया को ये बता दिया कि कोरोना का बचाव क्या है, कोरोना बीमारी है क्या, कोरोना का निदान कैसे हो सकता है। मैं ऐसे पत्रकार साथियों का हृदय से अभिनंदन, वंदन और स्वागत करूँगा और उसके लिए हमारा आरबीआई जर्नलिस्ट एसोसिएशन आजमगढ़ मंडल, आजमगढ़, मऊ, बलिया तीनों जिला के पत्रकारों को जाके हम लोग घर घर आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर अपने पत्रकार साथियों को हम लोग प्रोत्साहित करेंगे कि आप लोगों की कई मेहनत की वजह से, और अपील भी करूँगा कि आप लोग लॉकडाउन का पालन करते हुए, सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए अपने नैतिक कर्तव्यों का पालन करें और इस महामारी से बचने के लिए खुद सचेत रहें, क्योंकि पत्रकारों के पास अपना न कोई संसाधन है, न कोई ऐसी व्यवस्था है कि इससे उनको बचाव मिल सके। सिर्फ एक चीज़ है, सावधानी। तो मैं ये कहूँ। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि विभिन्न प्रांतों से अब तक 1,39,852 श्रमिक व कामगार जनपद में आए हैं, जिसमें 87,000 पंजीकृत हैं और शेष जो हैं वो विभिन्न साधनों से आए हैं। मुख्यमंत्री के आदेशानुसार सभी को हुनर के हिसाब से उद्योग व मनरेगा से जोड़ा जाएगा और सभी को राशन कार्ड के साथ ही एक राशन भी व 1,000 रुपये राहत एक्ट तहत उपलब्ध कराया जाएगा। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने इस बाबत, सुनवाते हैं आपको। विभिन्न प्रांतों से जनपद में लगभग 1,39,852 लोग अब तक आ चुके हैं, जिसमें 87,000 के लगभग लोग पंजीकरण करा के रेल या रोडवेज़ के अधिकृत माध्यमों से आए हैं
अब जो लगभग 52,000 लोग पैदल, टेम्पो, मोटरसाइकिल, ट्रक ऐसे अनौपचारिक माध्यमों से आए थे, उनके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि उनका विलेज वाइज चिन्हांकन जो हम लोगों ने कराया था, उनको भी ये सुविधाएं उपलब्ध होनी है, उनको भी खाद्यान्न मिलने हैं, उनको भी पात्रता की स्थिति में 1,000 रुपये मिलना है और उनको भी अस्थाई राशन कार्ड बनाना है। उनका भी अगर उनकी इच्छा है तो मनरेगा का जॉब कार्ड बनवाना है और उनके भी हुनर का मैपिंग करके उसको प्रवासी राहत ऐप पर अपलोड करना है ताकि उनको हुनर के अनुरूप जिलों में जो इच्छुक उद्योगपति या उद्योग चलाने के प्रबंधन के लोग हैं, डेटा उपलब्ध हो तो उसके आधार पर वो स्ट्रैटेजी बनाकर उसे कंज्यूमर गुड्स या सर्विस सेक्टर के अन्य एम्प्लॉयमेंट की योजनाओं से जोड़ा जा सके। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने कहा कि जनपद को L1 व L2 के माध्यम से 2 भागों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बांटा गया है, तो वह जिला अस्पताल को नॉन कोविड के लिए रखा गया है, जहां किसी भी संक्रमित का इलाज नहीं होगा। अतरौलिया में कुछ भी बेड L1 व कुछ बेड L2 सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है। उन्होंने बताया कि अब तक 88 पॉजिटिव मिले हैं, जिसमें 77 एक्टिव है क्योंकि 9 ठीक हो चुके हैं और 2 मरीजों की मौत हो चुकी है, तो वही 158 की रिपोर्ट आज निगेटिव आई है। क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। 21 और 22 के कुछ लगभग 158 आज रिपोर्ट्स लैब से आई हैं सैंपल की, वो 158 सभी नेगेटिव हैं। अभी तक कुल जो भी सैंपल आए उसमें से 88 पॉजिटिव पाए गए थे, जिसमें 77 लोग एक्टिव हैं जिनका उपचार चल रहा है। श्रमिकों की आवागमन को देखते हुए और उनमें लक्षण और संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए शासन के निर्देश पर L1, L2 की अधिक से अधिक जगहें और बेड की व्यवस्था की गई है। लगभग जिले में अब तक 22 कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। जिलाधिकारी ने बताया कि साई होटल इसलिए कंटेनमेंट जोन नहीं बनाया गया है क्योंकि वहां बाहरी लोगों का आना जाना नहीं है। साई होटल को स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 15 दिन के लिए क्वारंटाइन करने के लिए अधिकृत किया गया था, जिसकी वजह से 2 लोग संक्रमित हो गए थे। सुनवाते हैं कि क्या कुछ कहा इस बाबत जिलाधिकारी आजमगढ़ ने। साई होटल में जो 2 लोग संदिग्ध पाए गए थे वो कोई पब्लिक के लोग नहीं थे। एक व्यवस्था है कि जब जो इलाज करते हैं स्वास्थ्य कर्मी और चिकित्सक, वो 1 सप्ताह इलाज करने के बाद 15 दिन के लिए पैसिव क्वारंटाइन में रहते हैं। उस 1 सप्ताह तो इलाज करते हैं और एक्टिव क्वारंटाइन में रहते हैं, लेकिन 1 सप्ताह के बाद 15 दिन पैसिव क्वारंटाइन में रहते हैं। ये स्थान अधिग्रहित है साई होटल पैसिव क्वारंटाइन के लिए, इसलिए यहाँ पर सामान्य लोगों का आवागमन नहीं था। क्लोज कैंपस है, इसलिए हेल्थ प्रोटोकॉल के अनुसार जिस कमरों में वो लोग थे या आसपास के परिवेश को सैनिटाइज किया गया और उस कैंपस के बाहर से चूंकि उनका कोई कनेक्ट नहीं है, पब्लिक कनेक्टिविटी नहीं है, होटल खुला नहीं है, इसलिए उस एरिया के आसपास कंटेनमेंट जोन बनाने का हेल्थ प्रोटोकॉल में कोई प्रावधान नहीं है। अब तक कुल 22 कंटेनमेंट जोन हैं, बनाए गए हैं। अधिकांशतः मजरे हैं। राजस्व ग्राम भी पूरा नहीं है क्योंकि 1 से अधिक केसेस बहुत कम जगहों पर हैं। सबसे अधिक जो कंटेनमेंट जोन के रूप में प्रशासन के लिए सावधानी और चुनौती है वह जियापुर दक्षिणी और नेतपुर है, जहां पर पॉजिटिव पाए जाने के बाद डोर टू डोर सर्वे और कांटेक्ट ट्रेसिंग के बाद सैंपल जाने पर वहां पर ज़्यादा संख्या में लोग मिले हैं पॉजिटिव। इसलिए वहीं पर कंटेनमेंट जोन के जो मेन प्रोटोकॉल है
उसको उन 2 जगहों पर ज़्यादा फोकस्ड वे में काम हो रहा है। अन्य जगहों पर जो कंटेनमेंट जोन है वो ज़्यादातर ऐसे हैं जो 10, 20, 25 घर एक पूर्वे के रूप में आइसोलेटेड हैं और उनको अलग से सेग्रीगेट किया गया है और उनकी डोर टू डोर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके उनके सैंपल भी भेजे गए। आजमगढ़ जिला अधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे हैं। इसके बाद भी इनके जज्बे में कोई कमी नहीं देखी जा रही है। जो भी एक्टिविटी पूर्व में थी वो आज भी देखने को मिल रही है। जिलाधिकारी ने कहा कि सेवानिवृत्त शब्द भ्रामक है, लेकिन उससे भी भ्रामक रिटायरमेंट शब्द है। उन्होंने कहा कि जो टायर्ड होगा वही टायर्ड होगा। आगे क्या कुछ कहा जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। सेवानिवृत्त शब्द बड़ा भ्रामक है और रिटायरमेंट शब्द उससे अधिक भ्रामक है। मैं अक्सर दूसरों के रिटायरमेंट के समय ये कहता था कि जो टायर्ड होगा वही तो रिटायर्ड होगा। रिटायरमेंट का अर्थ बहुत सोच करके हिंदी में सेवानिवृत्त रखा गया, सेवा समाप्ति नहीं रखा गया। चाहते तो उसे सेवा समाप्ति भी कह सकते थे, लेकिन शब्द को उन्होंने सेवानिवृत्त रखा। इसका मैं कारण जो समझता हूँ कि जो गीता में 2 तरह के कर्म की व्याख्या है, प्रवृत्तिगत कर्म और निवृत्तिगत कर्म। ऐसी सेवा जो प्रवृत्तिगत हो, जिसमें लाभ की आकांक्षा हो, जिस सेवा या कर्म से आपको कोई परिणाम की, लाभ की आकांक्षा हो, वह होता है प्रवृत्तिगत कर्म। और जिसमें लाभ की आकांक्षा न हो, ऐसी सेवा निवृत्तिगत कर्म की श्रेणी में आती है, जिसको गीता में कहते हैं कर्मणैव अधिकारास्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतुर्भूमा ते संगोत्स्व कर्मणि। और कृष्ण ने भी कहा कि सर्वभूत हिते रता। प्रवृत्तिगत कर्म तभी होता है जो सर्वभूत हिते रता हो। इसलिए मुझे लगता है कि हमारे यहाँ सेवानिवृत्त शब्द रखा गया। इसका अर्थ हुआ कि आप सेवा में रहो, प्रवृत्तिगत धारणा को छोड़कर निवृत्तिगत धारणा में आ जाओ, गृहस्थ से वानप्रस्थ में आ जाओ। तो मैं, जो हमारे भारतीय दर्शन की आत्मा है कि गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ में रहकर सेवा करने का, जिसमें ब्रह्मचर्य में स्वयं तक, गृहस्थ में अपने परिवार की लाभ के लिए सेवा और वानप्रस्थ में निस्वार्थ समाज की सेवा, ये जो धारणाएं थी, और संन्यास में पूर्णतः प्रकृति के साथ तादात्म्य स्थापित होना, ये जो 4 चरण थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ये नौकरी का जो फेज़ है, ये मुझे सेवा शून्य होने का नहीं, बल्कि प्रवृत्तिगत धारणाओं को त्यागते हुए, क्योंकि अभी कम से कम वेतन का लाभ था कि वेतन मिलेगा, नहीं काम करेंगे तो नहीं वेतन मिलेगा, यही प्रवृत्तिगत है। अच्छा कार्य करेंगे तो सरकार आपको प्रशस्ति देगी, अच्छी जगह तैनाती देगी, इसका एक प्रवृत्तिगत लोभ रहता है। बंधन होता है कि शासनादेश का पालन करना है, उससे इतर आप व्याख्या नहीं कर सकते। इसके बाद एक अवसर मिलता है कि आप ऐसी सेवा कर सकते हैं जो आपके आत्मा की आवाज़ हो, जो आपकी आत्मा का स्वर निकले कि यह होना चाहिए। जो आप लोगों ने प्रश्न पूछा, वनवासियों की सेवा, आदिवासियों की सेवा मेरी आत्मा का स्वर है। इसलिए अगर प्रकृति ने स्वस्थ रखा, शरीर को इस योग्य रखा, मस्तिष्क को इस योग्य रखा। आजमगढ़ जिलाधिकारी नगेंद्र प्रसाद सिंह ने समस्त जनपद के पत्रकारों को हिंदी पत्रकारिता दिवस पर दिल की गहराई से शुभकामनाएं दिया है और कहा कि पत्रकार समाज से सीधा प्रभावित होता है और लोकतंत्र की आत्मा है। वो जनता और राजसत्ता के बीच सेतु का काम करता है, वो उस व्यवस्थाओं से जुड़े हुए लोगों को सजग करता है। तो वही लोकतंत्र पर जब भी हमला हुआ है, पत्रकार अपनी कलम के माध्यम से लोकतंत्र की रक्षा किया है और अपने को बलिदान किया है। क्या कुछ कहा इस बाबत जिलाधिकारी ने, आपको सुनवाते हैं। मैं पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार बंधुओं को, बहनों को
और चूंकि पूरा समाज पत्रकारिता जगत से सीधा प्रभावित होता है, इसलिए उन सभी को हृदय के अभ्यंतर से इस दिवस की शुभकामना संप्रेषित करता हूँ। किसी भी लोकतंत्र की आत्मा स्वतंत्र पत्रकारिता है। पत्रकारिता ही जनता और राजसत्ता के मध्य एक ओम्बड्समैन का काम करती है और सूचनाओं के लिए सेतु का काम करती है। पत्रकारिता सदैव व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों को सतर्क करती है, सजग करती है, जागरूक करती है। और हमारा देश लोकतांत्रिक मूल्यों की ओर इसीलिए निरंतर अग्रसरित है कि इतिहास साक्षी है कि जब जब लोकतंत्र पर कभी बादल काले मंडराए होंगे तो पत्रकारिता से जुड़े हुए लेखनी के योद्धाओं ने लोकतांत्रिक मूल्यों को पूरी शिद्दत के साथ जिंदा रखने में अपनी कुर्बानियां दी हैं। कोई भी आपदा का क्षण हो, उत्सव का क्षण हो, या लोकतांत्रिक चुनौतियों का क्षण हो, या मानवीय मूल्यों के क्षरण के प्रश्न हो, पत्रकारिता सदैव एक सजग प्रहरी के रूप में समाज के लिए संजीवनी का काम करती है। इसलिए मैं सभी को बधाई देता हूँ और व्यक्तिगत रूप से लगभग 1 वर्ष के कार्यकाल में आजमगढ़ के पत्रकारिता के सभी जुड़े हुए महानुभावों ने जो एक पार्टनर की भूमिका निभाई, एक सहयोगी की भूमिका निभाई, सजग और सतर्क कर रखने की मुझे भूमिका निभाई, समय समय पर जनता की आवाज़ को उठाते हुए प्रशासन को जनता के लिए उन्मुख होने के लिए प्रेरित और बाध्य करने का कार्य किया। कोरोना में मुख्यतः दूर गांव के अंचलों में लोगों की पीड़ा और दर्द को शब्दों में स्वर देकर जो प्रशासन को सजग और जागृत करने का कार्य किया। महोत्सव, अन्य आपदाएं या लोक व्यवस्था के लिए उत्पन्न हुए खतरों के समय एक सकारात्मक समालोचक की भूमिका का जो निर्वहन किया, उसके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से सदैव आभारी रहूँगा और उम्मीद करूँगा कि जिलाधिकारी के रूप में भले ही कल मेरा कार्यकाल समाप्त हो रहा है, लेकिन एक व्यक्तिशः जो एक हृदयस्थ संवाद होगा वो स्थापित रहेगा। और इस माध्यम से मैं जनपदवासियों को भी मैं प्रणाम करना चाहूँगा कि बहुतायत लोगों की प्रश्न रहित आस्था, विश्वास मुझे मिला। जबकि कोई भी जिलाधिकारी कितना भी प्रयास करे, सबकी आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पर खरा नहीं उतर सकता 100%। बहुत सारे लोगों के कार्य नहीं हुए होंगे, बहुत सारे लोगों के कार्य अधूरे हुए होंगे, बहुत सारे लोगों को चाह करके भी समय नहीं मिल पाया होगा। लेकिन इसके बावजूद भी मात्र नीयत को देखते हुए, मात्र इंटेंशन को देखते हुए इस जनपद के लोगों ने जो स्नेह, प्यार और विश्वास दिया, वह सिद्ध करता है प्रामाणिक रूप से कि जो ये जनपद ऐतिहासिक रूप से सर्जना, संघर्ष, शिल्प की धरती रही है, वह वास्तव में यहाँ के नागरिकों के मध्य
उन मूल्यों का संवहन आज 5वें शनिवार को अनवरत जलचर वनचर को आहार खिलाने के पश्चात भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पंकज कौशिक के आवास पर चिड़ियों के घोंसलों को स्थान देते हुए निवर्तमान नगर अध्यक्ष विनय प्रकाश गुप्त के साथ नगर उपाध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह ने इस कार्य को संपन्न किया। इसमें बलवंत सिंह, विजय सिंह, रमेश पाल, आलोक यादव, मुकेश गिरी आदि लोग उपस्थित रहे। लड़कियों के नाम से 7 फेसबुक आईडी बनाकर अश्लील फोटो पोस्ट करना व इंटरनेट कॉलिंग करके लड़कियों को परेशान करने वाले 2 साथी अभियुक्त को आजमगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेदी सिंह के निर्देश पर महाराजगंज पुलिस ने फेसबुक पर फर्जी अकाउंट बनाकर लड़कियों को अश्लील वीडियो भेजने वाले देवेंद्र यादव निवासी ग्राम इमाउद्दीनपुर, थाना जहांगीरगंज, जिला अम्बेडकर नगर को साइबर सेल के आरक्षी मनीष के साथ महाराजगंज पुलिस ने टीम बनाकर उसके घर से धर दबोचा है, तो वही उसके साथ उसका मोबाइल भी बरामद हुआ है। इसकी शिकायत ग्राम देवारा जदीद थाना महाराजगंज के निवासी द्वारा किया गया था। ग्राम निवासी की तहरीर के अनुसार अभियुक्त द्वारा उसकी लड़की को अश्लील तस्वीरें और वीडियो भेजा करता था, जिससे परेशान होकर उसने अपनी शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर महिलाओं युवतियों के नाम से फेसबुक आईडी बनाकर लगातार अश्लील फोटो, वीडियो पोस्ट व कमेंट किए जा रहे थे, जिसके संबंध में थाना मेहनगर आजमगढ़ द्वारा लिखित तहरीर के साथ थाना मेहनगर पर सूचना मिली कि वादिनी के नाम पर फेक ईमेल आई व फेसबुक बनाकर अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किया जा रहा है। वादिनी को लगातार दोषारोपण किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना मेहनगर पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर युवक को गिरफ्तार कर लिया है। इस बाबत एसपी आजमगढ़ ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जो है उसी के आईडी पर वायरल किया जा रहा था, क्या है पूरा पता? देखिए, पति और पत्नी में अच्छे संबंध नहीं चल रहे थे। पत्नी मायके गई हुई थी, तो पत्नी के नाम पे अलग अलग 7 अकाउंट फेसबुक पे बना करके अश्लील चीज़ें पोस्ट करता था। काफ़ी अश्लील चीज़ें पोस्ट करके जो पत्नी से संबंधित लोग हैं उनको भी मैसेज किया करता था। इस तरह से ये व्यक्ति गिरफ्तार हुआ है। दूसरा, एक लड़का और सोशल मीडिया पे एक लड़की का फेक अकाउंट बना करके अश्लील चीज़ें पोस्ट करता था और उसके जितने भी जान पहचान के लोग हैं उनको उसका लिंक भेजा करता था, इसलिए वो दूसरा लड़का भी गिरफ्तार हुआ है। हमारी टीम जो है सोशल मीडिया को लगातार मॉनिटर कर रही है और जो इस तरह के कंप्लेंट आ रहे हैं महिलाओं संबंधित, जो सोशल मीडिया का मिसयूज कर रहे हैं, फेक अकाउंट बना करके कर रहे हैं, हमारे यहाँ 0 टॉलरेंस है। पिछले 4-5 महीनों में हम लोगों ने 20-25 लोगों को जेल भेजा है। आज ये 2 और भेजे जा रहे हैं। सोशल मीडिया के पे इस तरह के अफवाह और पोर्नोग्राफिक चीज़ें, अश्लील चीज़ें या भड़काऊ चीज़ें पोस्ट करने वालों के खिलाफ लगातार हम कार्रवाई करते हैं। मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी ने शनिवार को अपने कार्यालय सभागार में आयोजित बैठक के दौरान कोविड-19 के तहत जनपद आजमगढ़ में स्थापित फैसिलिटी, क्वारंटीन सेंटर्स एवं आश्रय स्थलों, ट्रांजिट स्थलों की स्थिति का जायजा लेते हुए मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश किया। चूंकि जनपद के चंडेश्वर स्थित डेंटल कॉलेज को L1 हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया जा चुका है, इसलिए राजकीय मेडिकल कॉलेज से मरीजों को उसमें शिफ्ट किए जाने में तेजी लाएं। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि L1 बेड आज की जो भी कमियां हैं उसे तत्काल दूर करते हुए सभी शिफ्टिंग की कार्रवाई रविवार तक अनिवार्य रूप से पूरी कर ली जाए। उन्होंने फैसिलिटी, क्वारंटीन सेंटर एवं आश्रय स्थलों के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु नामित नोडल अधिकारियों को संबोधित जनपदों की सूची भी मौके पर उपलब्ध कराया। शासन स्तर से जनपद आजमगढ़ हेतु नामित नोडल अधिकारी प्रबंधक निदेशक यूपी सिडको CU प्रसाद ने इस मौके पर अवगत कराया कि उनके द्वारा नियमित रूप से शेल्टर होम्स, कम्युनिटी किचन का स्थलीय निरीक्षण किया जा रहा है तथा वहां पर उपस्थित प्रवासी मजदूरों से भोजन, खाद्यान्न वितरण, स्क्रीनिंग आदि की पूरी जानकारी ली जा रही है। आजमगढ़ जिलाधिकारी ने बताया कि माह मई में कार्ड धारकों को अतिरिक्त चावल वितरण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि जनपद में प्रचलित राशन कार्डों की संख्या 7,87,546 है एवं प्रचलित राशन कार्डों के सापेक्ष लक्ष्य आवंटित चावल की मात्रा 16,476.800 मीट्रिक टन है। उन्होंने बताया कि लक्ष्य के सापेक्ष कुल 7,23,695 राशन कार्डों का चावल वितरित किया गया है। इस प्रकार आवंटित चावल के सापेक्ष 16,184.850 मीट्रिक टन चावल वितरण किया जा चुका है। कुल आवंटित खाद्यान्न के सापेक्ष वितरण का 98.23% है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर भारत रक्षा दल ने TV20 न्यूज के संपादक को गमला सहित फूल देकर सम्मान किया है और कहा है कि TV20 न्यूज भारत रक्षा दल से कंधा मिलाकर साथ साथ चलता है और भारत रक्षा दल द्वारा किए जा रहे हर काम को प्रमुखता से दिखाता है। यही नहीं, हर खबर पर TV20 न्यूज की काफ़ी अच्छी पकड़ होती है और वो हर खबर को विस्तार से दिखाने का प्रयास करता है और दिखाता भी है। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर भारत रक्षा दल ने TV20 न्यूज के संपादक को गमला सहित फूल देकर सम्मानित किया है।
इस बाबत क्या कुछ कहा मनीष नगर अध्यक्ष भारत ने, आपको सुनवाते हैं। मनीष की नगर अध्यक्ष भारत रक्षादल। अच्छा, आज आप लोग सम्मानित कर रहे हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर जैसा कि आप देखते हैं TV 20 न्यूज़ जो है हमेशा भारत रक्षादल को अग्रसर करता रहता है, उसी पर हम आए हैं। आज अशोक भैया को जो है एक पौधा देकर सम्मानित किए हैं और हिंदी पत्रकारिता दिवस के लिए बधाई देते हैं हम भैया को। ऐसी हमारी शुभकामनाएं। आजमगढ़ दीवानी न्यायालय परिसर में बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष अरुण कुमार श्रीवास्तव के साथ कचहरी परिसर को सैनिटाइज किया गया। वह परिसर में उपस्थित अधिवक्ता, पुलिसकर्मी व मुवक्किल लोगों को मास्क वितरण किया गया। वह मास्क वितरण कराने में जगदम्बा चतुर्वेदी, अभिषेक राय बंटी, नजम समीम, बिलाल अहमद, प्रमोद श्रीवास्तव, अरुण राय, रजनीश राय और बबलू के साथ पुनीत राय जिला कांग्रेस कमेटी ने इस कार्यक्रम को संपन्न किया। काशीराम आवास तुलसीपुर जिला बलरामपुर में बेहद ही मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। जैसे इस घटना की जानकारी धर्मेंद्र कुमार को हुई, वैसे ही धर्मेंद्र कुमार ने बलरामपुर जिलाधिकारी और एसपी से बात कर कार्रवाई की मांग की है। दरअसल विशाल सोनी काशीराम आवास तुलसीपुर जिला बलरामपुर में मेहनत मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का जीविकोपार्जन चलाता है। विगत 26 मई 2020 को कुछ लोग विशाल सोनी के ऊपर जानलेवा हमला करते हैं, उसको मारते हैं और पीटते हैं, उसके सर पर गंभीर चोटें आती हैं। उसके बाद जिला अस्पताल बलरामपुर में उसको ले जाकर भर्ती कराया जाता है। उसके बाद वहां से उसको गोंडा जिला अस्पताल रेफर कर दिया जाता है। फिर गोंडा से उसको मेडिकल कॉलेज लखनऊ के लिए रेफर किया जाता है। विगत 3 दिन से मेडिकल कॉलेज लखनऊ में वो अपने जीवन और मौत से संघर्ष कर रहा है। अभी तक कोई भी इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी तक उसको हॉस्पिटल में एडमिट भी नहीं किया जा सका है। पीड़ित परिवार से जब धर्मेंद्र कुमार की बात हुई, उसके बाद धर्मेंद्र कुमार ने जिलाधिकारी बलरामपुर व एसपी बलरामपुर से घटना की जानकारी देकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग किया है और साथ ही पीड़ित का सही से इलाज हो सके उसके लिए भी मांग किया है और कहा है कि अगर फिर भी पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं मिला तो आगे हम लोग कोई रणनीति बनाएंगे। क्या कुछ कहा धर्मेंद्र कुमार ने, आपको सुनवाते हैं। जानकारी है। क्या हुआ था यहाँ ओकरे बाद में भैया यहाँ लड़ाई होता, पकड़त यहाँ से मार होत किससे किससे हो रहा था? वीरेंद्र से और उनसे समीर से और सरस से। तो क्या हुआ था उसमें? उस दोनों जने पटका करत तो इंगल से मारी, ओकरे बाद इंगल से को मारा था? वो समीर मारा। किसको? ओका विशाल को। विशाल को मारा। आप मौके पे थी? हाँ मौके पे सभी। ओकरे बाद हम भी थी, पूरा कॉलोनी भी था, मजमा लाग था, मगर कोई बचाने वाला था नहीं भैया। इस समय वो कहाँ है? उस समय ओकरे बाद पता नहीं भाग के गए कि कहाँ गए। इलाज वो विशाल कहाँ है इस समय? लखनऊ पता लागत है कि लखनऊ है। लखनऊ में है। पुलिस उस यहाँ आई थी नहीं आई थी? आई थी, पुलिस आई थी, परसों आई थी। मेरा नाम नेहा है। कहाँ निवासी हैं आप? हम तो यहीं तुलसीपुर के रहने। तुलसीपुर काशीराम कॉलोनी की है ना? जी काशीराम कॉलोनी। परसों यहाँ विवाद हुआ था 2 लोग में। जी तो आप देखी थी कुछ? जी हाँ हम देखे थे। क्या हुआ? मतलब उसको गोद में उठा के लाते उस समय देखे, फिर हम जाने की हंसी मजाक में ला रहे हैं। गोद में उठा रहा था? गोद में उठाए थे क्या? सारा श्रीवास्तव जी। किसको उठाए थे वो? विशाल को। विशाल। फिर क्या हुआ था? फिर वो लाए जमीन में पटक दिया। हम समझे हंसी मजाक में लाए हैं पटके। फिर हम लोग ने बोला कि हाँ ये गलत है। फिर उसको 2 लात क्या नाम है जूता पहन के लात से मारा गया। उनके छोटे भाई समीर ने मारा था। फिर जब क्या नाम है जब इधर से वो भागने लगा, बोला कि लो मार लो भाई मार लो मेरे को। फिर उधर गया, क्या हुआ हम नहीं देखे अपने आँख से। फिर जब हम क्या नाम है उधर बहुत ज़्यादा घायल हो गया तो सब लोग लेके गए। एक सिपाही ने क्या नाम है मेरे भाई को कहा कि लेके जाओ हॉस्पिटल। जब वो लेके गया तो उसके बाद में आए मेरे घर पे कहने लगे कि क्या नाम है अगर गवाही देंगे, बोलना गवाही देंगे तो 2 को तो अभी मारे हैं और 2 को और मारेंगे। और इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं जानते। जी शरद और समीर और उनके पापा उनकी मम्मी तीनों लोग थे, पूरे घर भर आए थे। मैं धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सर्ववैश्य अधिकार मंच जिला अध्यक्ष वाराणसी। विगत 26 मई 2020 को बलरामपुर के तुलसीपुर काशीराम आवास में एक बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण एवं मानवता को शर्मसार करने वाली घटना का जानकारी कल मुझे इसी के माध्यम से हुआ, जिसमें विशाल सोनी नामक लगभग उसकी उम्र 17 वर्ष, पिता का नाम साहबलाल सोनी, माता का नाम गीता सोनी, काशीराम आवास तुलसीपुर में किसी तरीके से मेहनत और मजदूरी करके अपने और अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे। वहाँ के कुछ लोग उसको मिलकर उसके ऊपर जानलेवा हमला करते हैं। उसके बाद वहाँ से उसको जिला अस्पताल के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वहाँ से उसको गोंडा अस्पताल
के लिए रेफ़र कर दिया जाता है। फिर उसको वहाँ से मेडिकल कॉलेज ट्रामा सेंटर लखनऊ के लिए रेफ़र कर दिया जाता है और वह व्यक्ति, वह पीड़ित 2 दिन से अपने और अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहा है। मैं स्थानीय प्रशासन एवं जिला प्रशासन एवं प्रदेश सरकार से यह मांग करता हूं कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर, वैधानिक कार्रवाई करने का प्रयास करें जिससे पीड़ित को न्याय मिल सके। और मैं जिला प्रशासन से यह मांग करता हूं कि उस व्यक्ति को, उस बच्चे को बेहतर से बेहतर मेडिकल सुविधा प्रदान करने का प्रयास करें। धन्यवाद। धर्मेंद्र कुमार और बबलू वर्मा, स्वैलदो भारतीय समाज पार्टी, सर्वोच्च अधिकार मंच, जिला अध्यक्ष, वाराणसी। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर सगड़ी तहसील के बिलरियागंज बाजार में आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के मंडल संरक्षक रोशन लाल के मंग पर सगड़ी तहसील के अध्यक्ष ध्यानचंद यादव के नेतृत्व में आयोजित की गई बैठक का उद्देश्य कलम के माध्यम से समाज में फैली हुई बुराइयों को उजागर करना और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा करने पर विचार किया गया, जिसमें पत्रकार लोगों ने दूसरे को बधाई देते हुए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर तहसील उपाध्यक्ष राजेश गुप्ता ने बताया कि 30 मई 1826 को ही भारत में हिंदी पत्रकारिता की नींव रखी गई थी। इसी तिथि को सबसे पहला अखबार उदंड मार्तंड का प्रकाशन पंडित युगल किशोर शुक्ला द्वारा किया गया था। तभी से इस तिथि को पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज ही के दिन कलकत्ता से एक उदंत मार्तंड नाम से साप्ताहिकी पेपर का प्रकाशन हुआ, जिसे पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने प्रकाशित किया था और पंडित जुगल किशोर जी स्वतः इसके संपादक और प्रकाशक दोनों थे। उन्होंने हिंदी जगत के लिए काफ़ी काम किया, जिनका हम लोगों के ऊपर बहुत बड़ा आभार है। हम तमाम पत्रकार बंधु उनके ऋणी हैं। हम पत्रकारों में हौसला जज्बा भरने का काम शुक्ल जी ने किया था। तब से लेके आज तक हर वर्ष पत्रकारिता दिवस के नाम से आज 30 मई को मनाया जाता है पत्रकारिता दिवस। इस उपलक्ष्य में हम सभी लोग एकत्रित होकर अपने सच्चे तन मन धन से समाज सेवा के लिए प्रेरित होते हैं और एक दूसरे को सही मार्गदर्शन पर चलने के लिए बताते हैं तथा बुराइयों को उजागर करके समाज को न्याय दिलाने का काम करते हैं। अपने कलम के माध्यम से हम आप लोगों से भी निवेदन करेंगे कि आप लोग भी अपने कलम से के माध्यम से बुराइयों का उजागर करिए, सत्य का साथ दीजिए, ताकि इस दुनिया में अमन चैन बना रहे, भाईचारगी बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार जनपद में अपराध व अपराधियों पर नियंत्रण हेतु चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गंभीरपुर पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट में फरार चल रहे 25-25 हजार के इनामी 3 बदमाश को गिरफ्तार किया है। तो साथ ही एक बदमाश को और थाना गंभीरपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो वही थाना बिलरियागंज की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट के तहत एक अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। अगर बात करें थाना सिधारी पुलिस की, तो थाना सिधारी की पुलिस ने एक वांछित अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानों द्वारा शांति व्यवस्था हेतु कुल 39 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्रवाई की है। गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का मिट्टी पटाई का कार्य बड़ी तेजी से चल रहा है। जोथरौलिया थाना क्षेत्र के मनियारपुर गांव के सिवान से होकर यह एक्सप्रेसवे गुजरा है और गांव में प्रवेश करने का मुख्य मार्ग भी है, जो एक्सप्रेसवे के दायरे में आ गया है, जिस पर कार्यदायी संस्था द्वारा मिट्टी डाली जा रही है। ग्रामीणों ने यह कहते हुए कार्य को रुकवा दिया है कि अगर हाईवे का निर्माण हो जाएगा तो गांव में प्रवेश कैसे होगा, जिसे लेकर आक्रोशित ग्रामीणों ने काम को रुकवा दिया। सूचना पाकर अतरौलिया प्रभारी निरीक्षक हेमेंद्र सिंह अपने दल बल के साथ पहुंचकर ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराए। ग्रामीणों का आरोप है कि जब हाईवे का सीमांकन किया जा रहा था तब हम लोगों द्वारा यहाँ पर भूमिगत पुलिया का मांग किए थे, जिसे संबंधित जांच अधिकारी द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया और जबरदस्ती माटी पाट कर मार्ग को अवरुद्ध कर दिया गया। अगर भूमिगत मार्ग का निर्माण नहीं हुआ तो गांव में प्रवेश करने के लिए लगभग 4 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी से घूमकर आना होगा। मेरा नाम विनोद कुमार है। आप लोग यहाँ पर ग्रामीण लोग खड़े हैं, इसके बारे में बताइए। सर, यहाँ हम लोगों का जो ये गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे बन रहा है, पहले कहा गया जो है कि यहाँ से अंडरपास दिया जाएगा, लेकिन इस समय जो है हम लोगों की विकट समस्या ये है कि न तो जो है अंडरपास दिया जा रहा है, न तो 3 किलोमीटर से पहले कहीं पे क्रॉसिंग है। हम लोगों का एक खेत इधर है, एक खेत उधर है, और उस खेत में जाने के लिए हम लोगों को 3 किलोमीटर घूम करके इस खेत में आना पड़ेगा। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? हाँ, SDM के यहाँ किए हैं।
वो जो है अंडर प्रोसेस में बता रहे हैं। अभी उस पर जो कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई अधिकारी आया नहीं अभी। कोई जांच में आया? कोई नहीं आया। तो मतलब अभी क्या ये रास्ता आपका मेन मुख्य मार्ग है गांव का, ये बंद किया जा रहा है? हाँ, अभी ये बंद किया जा रहा है। कॉन्ट्रैक्टर पूरी बात बताइए। कॉन्ट्रैक्टर जो है कह रहे हैं कि उनके नक्शे में नहीं है और इस पर मिट्टी भी गिरा दिए थे। हम लोग मिल करके जो है मिट्टी हटवाए और जो किसी तरह से हम लोग जा रहे हैं। ये रास्ता जो है आप देख सकते हैं, जो सारा जब टूट गया है, हम लोगों को अभी भी निकलने में जो है दिक्कत हो रही है। आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन बुढ़नपुर इकाई के संरक्षक प्रवीण मदेसिया ने पत्रकारिता दिवस पर हिंदी भाषी पत्रकारों से एक संकल्प लेने का आह्वान करते हुए कहा कि जिस तरह हर भाषा की जननी हिंदी है, उसी तरह पत्रकारिता क्षेत्र में भी हिंदी पत्रकारिता की जननी है, चाहे वो सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया हो या प्रिंट मीडिया। उन्होंने कहा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हम यह संकल्प लें कि समाचार को बनाते समय ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी व प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करें। तहसील के अध्यक्ष आशीष निषाद ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता आज देश की, प्रदेश के, समाज की व धर्म में छुपी बुराइयों को नष्ट करने का कार्य कर रहा है। हिंदी पत्रकारिता ही है जो समाज को एक नई दिशा देने का कार्य कर रहा है। आज भी हिंदी पत्रकारिता स्वच्छ, निर्मल व उज्ज्वल है। पत्रकारिता दिवस मनाइए, इसके बारे में बताइए। मैं जर्नलिस्ट एसोसिएशन का तहसील संरक्षक प्रवीण कुमार हिंदी पत्रकारिता दिवस पर सभी पत्रकार भाइयों को शुभकामना देता हूं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। बड़े गर्व की बात है कि हम लोग खुद एक पत्रकारिता से जुड़े हुए लोग हैं। आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर मैं अपने पत्रकार साथियों से, मित्रों से एक अपील करता हूं कि हिंदी पत्रकारिता दिवस पर वो यह निर्णय ले लें कि हमें, जब हमारे पेशे में हिंदी शब्द जुड़ा है, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का ही प्रयोग करें। आज हिंदी पत्रकारिता में ये चीज़ आम हो चुकी है कि हम खबरें तो हिंदी में लिखते हैं, मगर बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम अंग्रेजी में भी उसको हिंदी बना देते हैं। मगर ये हिंदी पत्रकारिता दिवस पर हमारे पत्रकार भाई ज़्यादा से ज़्यादा हिंदी का प्रयोग करेंगे तो समाज और देश हमारी खबरों को पढ़ेगा, और वह भी हिंदी के बारे में कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें समाज और देश को उसकी हिंदी पता ही नहीं है, जैसे कफन, रेल, और ये सब हमको हिंदी पे ही लिखना होगा। और हिंदी में ही ज़्यादातर अपील है कि रिपोर्टर हिंदी में ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करें। जनपद के पत्रकारों की एक बैठक हिंदी पत्रकारिता दिवस पर संपन्न हुई, जिसमें पत्रकारों ने समस्याओं से लेकर के संगठन को मजबूत बनाने पर बल दिया और कहा कि पत्रकारिता इस समय नाजुक दौर में चल रहा है, जिसमें छोटे अखबार व चैनल की हालत चिंताजनक है, तो वही बड़ी मीडिया घराने की पत्रकारिता पर हावी है। वक्ताओं ने मुख्य रूप से आशुतोष द्विवेदी, अमित तिवारी, सुभाष सिंह, वसीम अकरम, अरविंद कुमार सिंह, खुर्रम आलम नुमानी, सचिन श्रीवास्तव, विवेक गुप्ता, रत्न प्रकाश त्रिपाठी, धर्मेंद्र श्रीवास्तव व अशोक वर्मा ने अपने अपने विचार रखे। कार्यक्रम का संचालन दैनिक देवव्रत के संपादक विजय यादव ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में पत्रकार व फोटोग्राफर उपलब्ध थे। हम बारी बारी से सभी पत्रकारों की बातों को सुनवाएंगे। सुनते हैं। 500 रुपये लेता है, 1000 लेता है, अपने 2-2 लाख ले लेते हैं, 5-5 लाख ले लेते हैं। मतलब डकैत जो है चोर के ऊपर उंगली उठाता है। तो आज जो एकता वाली बात हो रही नहीं गई है। कोई किसी को बुलाए क्या, जो बुलाएगा वहाँ कोई दारू पी के आ जाएगा और कोई इस तरीके से आ जाएगा, जो बुलाया उसी को अपमानित करके वहाँ छोड़ो, क्योंकि खाने वाले को खाने में स्वाद मिलता नहीं है ना, वो आप खिला भी दिए तो गाली देकर निकल जाएगा। तो प्रॉब्लम ये है कि पत्रकारिता का जो स्तर है आज सब बड़े लोगों के हाथ में है। ये 3-4% लोग ऐसे हैं जो अखबार चलाएंगे या बड़े चैनल चलाएंगे, और एक भी प्लानिंग के हिसाब से। अब हमारा देश जल रहा है, उस पर नहीं होगा। अब पाकिस्तान जल रहा है, उस पर चलेगी खबर। चाइना मर रहा है, उस पर खबर चलेगी, जबकि चाइना हमसे बहुत सुखी है। लेकिन खबर कहाँ चलेगी, वो तैयार। इसलिए अब कहा जा रहा है कि अब दलाल मीडिया है। क्या है? अब दलाल मीडिया है। दलाल मीडिया आज के पत्रकारिता पर हावी है। कोई सम्मानजनक पत्रकार मीडिया में नहीं रहेगा, क्योंकि हर आदमी को प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के यहाँ जाना है, अपना फोटो खिंचवाना है, और वह प्राथमिकता पहली उनकी रहती है। और पहले से मैनेज हो जाता है कि हम मुख्यमंत्री जी ये पूछेंगे, आपको यह बताना है, और कुछ देर तकरार होगा, इकरार होगा, फिर बाद में प्यार होगा, खबर तक हो जाती है।
मैं सर्वप्रथम आपसे निर्देश चाहूँगा कि आखिर पढ़ेंगे अखबार तो न्यूज़ तो देखना है, न्यूज़ समझना भी है। तो आने वाले दिन में अभी मैं जैसे देख रहा था कॉन्फ्रेंसिंग का सिस्टम हो गया, तो हम लोग ये बैठ के एक संवाद कर रहे हैं अपने कमरे में से बैठ के सब एक साथ जुड़ गए। हिंदी पत्रकारिता दिवस का जो मूल रूप से स्वरूप हुआ करता है, आज स्वरूप में कार्यक्रम भले ही न हो पाए, किंतु हिंदी पत्रकारिता दिवस के इस अवसर पर हम हमेशा याद करते हैं। बड़ी गर्व की बात है कि हमारे उत्तर प्रदेश के रहने वाले पंडित जुगल किशोर जी थे, जो कानपुर के रहने वाले थे। लेकिन जैसा हर छोटे अखबारों के साथ होता है कि धनाभाव के कारण अखबार लगभग 1.5 साल तक चला और लगभग 80 अंकों के बाद उसको बंद करना पड़ गया। लेकिन वो दौर अलग था। आज हिंदी पत्रकारिता का दौर अगर हम कहें कि संकट में है तो ऐसा नहीं है। संकट हमारी ओर से बनाया जा रहा है। आज बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म खुले हुए हैं और हमको अखबार और टेलीविज़न को अलग करके नहीं देखने की जरूरत, बल्कि हिंदी पत्रकारिता को देखने की ज़रूरत है। आज खासतौर से मैं अपने साथियों से ये कहना चाहता हूँ कि आज हमारे लिए बहुत अवसर है, टेलीविज़न में बहुत अवसर है, अखबारों में बहुत अवसर है, लेकिन जहाँ शुरू हुई और वह निरंतर चली आ रही है और हिंदी पत्रकारिता ने काफ़ी विकास किया, लेकिन हिंदी पत्रकारिता से जुड़े पत्रकार का विकास नहीं हुआ। उसका मूल कारण रहा कि इसमें अलग अलग तरह के लोग आते गए और सबसे बड़ी जो कमी रही कि इस प्रोफेशन को लोगों ने समझ लिया कि हमको कलेक्टर से मिलना है, मंत्री से मिलना है, दरोगा से मिलना है। लेकिन इसका जो मूल था कि इसमें पढ़ाई, हम चीज़ों के बारे में जाने, जब तक हम पढ़ेंगे नहीं तब तक अच्छी पत्रकारिता नहीं कर सकते। और आज तो जब जनमानन शुरू हुआ तब तो लोगों के पास संसाधनों की बहुत कमी है। आज तो टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है कि हर आदमी पत्रकार हो सकता है सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर आकर। अब तो उसको दिक्कत ही नहीं है, लेकिन हाँ, इन सब के बीच में विश्वसनीयता सबको बरकरार रखनी पड़ेगी और इसी पर ज़्यादा जोर देने की जरूरत। आज पूरी दुनिया के पैमाने पर देखेंगे जो वैश्विक आपदा आई है, बड़े बड़े एम्पायर ध्वस्त हो रहे हैं। आप अपने देश में देखिए, जो प्रिंट मीडिया से लेकर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जिस तरीके से उनके यहाँ छटनी हो रही है, जिस तरह से उनके कागज़ के पन्ने कम हो रहे हैं, 32 पन्ने से 10 पन्ने आ जा रहे हैं, ये सब कुछ इस वैश्विक महामारी की देन है। उसका असर